आइए प्रिय अधिवक्ता साथियों, हम लोग जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 पर जो डेमो क्लास का प्रथम भाग देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने चेक कर लिया है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उसी में काफी कुछ समझदार के लिए हिंट्स छिपा था। उसी चीज को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आधा अधूरा था। हमने उसमें केवल चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक का जिक्र किया था। आप जानते हैं नई संहिता में कुल 358 धाराएं और 20 चैप्टर या अध्याय समाहित हैं, बनाए गए हैं या हैं। 511 सेक्शन की जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थी उसको सिमेटा गया है। बहुत सारे सेक्शन के प्रोविजन को जो कई क्लासेस में हुआ करते थे उनको एक सेक्शन के माध्यम से उन सारे क्लासेस को, गृहभेदन के कई सेक्शन, आपराधिक न्यास भंग के कई सेक्शन हुआ करते थे, उन सबको एक मेन सेक्शन में करके क्लाज बढ़ा दिए गए हैं। ये सामान्य सी बात है, ये जनरल आप र्यूमर तो क्रिएट हो गया था कि केवल सेक्शन नंबर बदला है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सतही स्तर पर सोचना है। और अगर यह अवधारणा बनाकर ये आप भारतीय न्याय संहिता के बारे में आप बैठे हैं तो आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। भारतीय न्याय संहिता में महत्वपूर्ण बहुत स्तर के बदलाव हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को लोकेट किया था कि पूरी क्लास का जो धुरा होगा, जो कंटिन्यू करूंगा मैं, उसका पहला पूरे 511 की आईपीसी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जब उनको 358 में सिमेटा गया तो उसमें कौन कौन सी चीज नई जोड़ी गई। पहली नई क्या जुड़ी, ये है पहली। दूसरा है निरस्त क्या किया गया। तीसरा है बदला क्या, पहले में क्या बदल दिया गया। यानी पूरा सेक्शन का सेक्शन डिलीट नहीं है, कुछ हिस्सा बदला गया। और तीसरा है परिवर्तित कर दिया गया, मॉडिफाई इसे कहते हैं, मॉडिफाई, इसे परिवर्तित, ये चौथा पॉइंट। और पांचवा नए दृष्टांत क्या जोड़े गए। यानी इन 5 बिंदुओं पर पूरी संहिता पढ़ी जानी है और कोई खाली नहीं है। यानी अगर आप ये जानना चाहेंगे कि 358 धाराओं की नई भारतीय न्याय संहिता में क्या सब पुराना ही है कि कुछ नया है, तो एचजेएस का प्रीलिम्स होने जा रहा है 8 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ में तो मेंस है, तो वहां का मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहेगा, उस पर अभी बात नहीं करते, प्री पे बात करते हैं। यूपी एचजीएस वो पहला यूपी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद होगा जो नई ला पर वस्तुनिष्ठ सवाल पूछेगा। अगर पूछता है तो मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं कि किसी एक बिंदु पर, यानी क्या नया जुड़ा। मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इतना हिंट कर दे रहा हूं कि इन 5 में हर में कम से कम 20 से 25 चेंजेज हैं। यानी अगर ये जानना चाहेंगे कि क्या नया जुड़ा तो 25 ऐसी चीजें हैं। जबकि आपके एग्जाम में
आपके एग्जाम में केवल आईपीसी 4 से 6 सवाल होती है। कोई कंपटीशन हो, एचजेएस हो, जे हो, जूनियर डिवीजन, हाँ एपीओ में ये दायरा जरूर बढ़ जाता है यूपी के, और वो 35 होती है। 35 में जो नई संहिता में केवल इस मुद्दे पर, केवल पहले बिंदु पे मैं कह रहा हूं क्या नया जोड़ा गया है, इसी में से अगर सवाल बना दे तो आप हक्के बक्के, क्योंकि आपको तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की लड़ाई की तरह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि कुछ बदला नहीं है। नई चीज क्या जुड़ी है वही अगर तैयार करेंगे तो अच्छा समय लगेगा। और अगर इनकी 5 लिस्ट बना लेंगे, यानी नई जुड़ी एक जगह, निरस्त एक जगह, बदला एक जगह, परिवर्तित एक जगह, दृष्टांत एक जगह, तो इसे कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, प्रतिभा युक्त तैयारी, प्रतिभा युक्त तैयारी। आपके ऊपर मैं ये पूरा ओपन छोड़ता हूं, मुझसे जुड़ना ना जुड़ना अलग अर्थ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। एसी क्लासेस जो अब इसके बाद ये पब्लिक होगी, इसके बाद कोई क्लास पब्लिक नहीं होगी। अगर आपको जुड़ना है तो मेरा नंबर यही है। ये क्लास भी परसों वाली क्लास की तरह मैं पब्लिक कर दूंगा। आपको ध्यान क्या रखना है, खुद से भी करें या हमसे जुड़कर करें तो इस पॉइंट की अच्छी तैयारी करें। निरस्त से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 एक्सेप्शनल होते हैं। कभी कभी जूनियर डिवीजन में मैंने देखा है, अगर आप 2011 यूपीजे जूनियर डिवीजन का पेपर देखें तो केवल 4 से 6 क्वेश्चन नहीं होते, ये कभी कभी 10 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। आईपीसी हुआ करती थी। आज भी 150 में 10 क्वेश्चन बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 से हो तो आश्चर्य नहीं। यानी आपको पूरे इन 5 सेगमेंट में अगर हम 20 का एक एवरेज मोटा मोटी ले लें तो भी 100 बदलाव हुए हैं केवल इन 5 के शीर्षक के आधार पर। और क्लियर कह रहा हूं, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है इन 5 में से जिसमें हुआ नहीं है। दृष्टांत नया जुड़ा नहीं है, चेंज नया हुआ नहीं है, बदला नहीं है, और चीजें रिपील नहीं हुई है। यानी ये मिथक धारणा कि कुछ बदला नहीं है, खाली सेक्शन नंबर इधर उधर हुआ है, इस खतरनाक सिंड्रोम से बाहर आइए। खतरनाक सिंड्रोम से बाहर निकलिए, नहीं तो आपकी नैया डूब जाएगी। और ये वो मेजर लॉ है जिसकी सबसे ज्यादा मेमोरेबल यानी स्मृति में रखने वाली तैयारी है। हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 8 तक, वही प्रोसेस जो वहां हम दोहरा रहे थे। यहाँ आपको जल्दी में कम से कम इतना तो जानने के लिए होना ही चाहिए कि नई संहिता का लोकेशन क्या है। जैसे आप किसी अपरिचित के यहाँ पहुंचते हैं तो उसका लोकेशन कहते हैं, भैया मोबाइल पर लोकेशन भेज दीजिए। ये इंडेक्स क्या है, पूरी संहिता का, यानी जो 358 टोटल धाराएं हैं इनका लोकेशन बताती है। अगर आपसे क्वेश्चन ना तो चेंज पे आता है, समझना, ना तो रिपील पे आता है, ना तो मॉडिफिकेशन पे आता है, ना ही इलिस्ट्रेशन पे पूछता है, ये 5 में से नहीं पूछता, बल्कि पूछता है किस पर, प्रोविजन पर। प्रोविजन मतलब प्रावधान, प्रोविजन पे अगर पूछता है, प्रावधान पर, तो इसका मतलब है कि जो इसमें इंडेक्स में है ये बड़ी मदद कर सकता है। ये तब फेल कर जाएगा जब उसमें से कुछ पूछ लेगा, क्योंकि यही तो हम क्लास लेंगे, ये जो आपको पता नहीं है। एक तो हमें ये संकेत देना था, ये हमको जताना था कि हमारा स्कोप और रेंज होगा क्या, तो आपको इससे समझ आ जाएगी। अगर जुड़ने के अलावा आप स्वयं से ये करना चाहते हैं तो इसी सेगमेंट को फॉलो करें। आप कैसे करेंगे ये आप जानें, लेकिन अगर मुझसे जुड़ना है तो हमारा अनुक्रम यही रहेगा। उसमें जो सबसे पहली बात, जो प्रोविजन की बात मैं कर रहा हूं, उसमें अगर थेफ्ट के बारे में इमेजिनेशन कीजिए, चोरी के बारे में पूछना चाहता है तो आपको इतना, जो पिछली क्लास थी और ये क्लास, सिर्फ सटीकता लाने में, यानी जो विकल्प 4 होंगे उस विकल्प को एलिमिनेट करने में मदद कैसे मिलेगी।
चोरी के बारे में अगर पूछा है तो हमारा दिमाग दो जगह हिट करेगा। देखिए, एक तो चोरी के बारे में सवाल हुआ, एक यहां हिट करेगा और एक यहां हिट करेगा। क्या है ये है चैप्टर नंबर यानी 17। और चोरी के विषय में सिर्फ 4 सेक्शन है, 4 धाराएं हैं। पहले कई धारा थी, 378 में डिफिनीशन, 79 में दंड, उसके बाद कई प्रकार की चोरी के बारे में बहुत दृष्टांत सारे। इसमें क्या किया है, 303 से 307, यानी अगर चोरी के संदर्भ में कोई प्रावधान जानना चाहता है नई संहिता से और ऑप्शन में 303 से 7 के बीच कोई सेक्शन है, वह ऐसा हो सकता है कि इसी में सारे सेक्शन हो, तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही। मेरे कहने का मतलब जहां एकदम अपरिचित दुनिया आ गई, 511 रटा रटाया था, 378 जानते थे, कहां 378 कहां 303, ये क्या था, गोली मारी किसी को लग गई किसी को, 303 यही तो था। 302 में हत्या के लिए दंड था और 303 क्या था, मारा किसी को लगा किसी को। तो 303 की जो प्रोसीडिंग थी वो कितना पलट गई, चोरी हो गई है। तो ऐसे कैसे दिमाग में सेट करेंगे इतने कम समय में, जहां 61 पेपर पढ़ना है भाई, एक बार में तो ये आएगा नहीं, वहां निश्चित कंफ्यूज आएगा। तो सबसे सरल तरीका है कि इंडेक्स जो पिछली क्लास है और ये क्लास कम से कम जल्दी जल्दी करके 5-5 बार जरूर पढ़ लीजिए, यानी एक रोड मैप आपके दिमाग में बन जाए कि पूरी संविदा का जो ढांचा है, जो सामियाना लगा है, वो कैसे लगा है, किस छोर पर कौन सी बल्ली लगी है और किस कलर की रस्सी से बांधा गया है। बल्ली लगने का मतलब वह सेक्शन नंबर, किस रस्सी से बांधा गया है चैप्टर नंबर, और उसका रेंज भी याद रखिए। जैसे यहां ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि 303 से 307 तक ही चोरी है, इसके अलावा नहीं। उसके बाद अगला टॉपिक देखें, चैप्टर नंबर 17 में एक्सटॉर्शन का है। एक्सटॉर्शन, उद्दापन, आप जानते हैं इसके लिए आईपीसी में कुछ दूसरा था, यहां 308 हो गया है। आप सोचिए, ऐसे ऐसे चेंजेज को जब आप दिमाग में बैठाएंगे तो इस इंडेक्स की ऑटोमेटिक उपयोगिता कई गुना हाई वेंटिलेटर पर बढ़ जाएगी। मैं यही समझाने का पिछले क्लास में प्रयास किया था, जो परसों गई थी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक हमने डील किया था। आइए चैप्टर नंबर 9 से और चैप्टर नंबर 20 तक डील करते हैं। हमारे साथ साथ चलते हैं, इसमें तमाम बातें लेक्चर में ऐसी जाएंगी जो आपको मदद कर सकती हैं, लेकिन कक्स पॉइंट जो मुझे बताना था वो बता चुका हूँ। ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि वही चीज सर लगभग इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि अतिरिक्त यहाँ कुछ बोलने लायक नहीं है। और आप ये समझ जाएं, ये व्यावसायिक युग है, यहाँ इतना फुर्सत नहीं है कि इतनी गूढ़ जानकारी आपको फ्री में मिलेगी। अगर आपको ये मानसिकता है तो आप गए बीते हैं, आपका भला नहीं होने वाला। ये जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। अगर ए ग्रेड की चीज चाहिए, A+, A++, तो मूल्य लगेगा, और उसी मूल्य का नतीजा है कि हम ये 2 डेमो देने के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसी के पास वो क्लास जाएगी जिसने पे किया है। आइए शुरू करते हैं। जुड़ने के लिए नंबर यही है 7705090393 व्हाट्सएप, ठीक है। इस पर आप मैसेज करेंगे तो आप ऐसी क्लासेस जो भी तुरंत इमीडिएट नहीं शुरू होने वाली है, क्योंकि हम इस समय पढ़ा रहे हैं BNSS और उसके आधे से हम थोड़ा सा आगे गए हैं, तो लगभग हमें लगता है कि पूरा नवंबर चला जाएगा। लास्ट में दिसंबर के अगर शुरू कर पाया, नहीं तो ये दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। आइए लोकेशन को लेते हैं, क्या बाकी चैप्टर में नई संहिता में प्रावधान किस कदर हैं, कैसे हैं, कितने रेंज में हैं। चैप्टर नंबर 9 में कोई टॉपिक नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये जो जितना आप इधर दिखा देख रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 9 ऐसे समझिए, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, एक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी आज के क्लास में ये जो 7 चैप्टर आप इधर देख रहे हैं, 7 अध्याय में कोई टॉपिक नहीं है, यानी
वो चैप्टर ही अपने आप में टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम मझला मतलब माइंड जो है बिल्कुल आप में क्लियर रहिए कि चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक जिसमें इंपॉर्टेंट हर है, आप ये भी दिमाग से उतार देना। बिहार का एपीओ दे के आए थे, यहां से सवाल लोग गलत किए हैं। बिहार के एपीओ में सिक्कों वाले चैप्टर से भी सवाल पूछ लिया था, एक सवाल आया था। ऐसे ही लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, इससे सीआरपीसी कितनी जबरदस्त कनेक्ट होती है। प्रिवेंटिव ऑफेंस जो लोक सेवकों के होते हैं, 11, 12, 13 चैप्टर तीनों उससे लोक सेवकों से कनेक्ट है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि 11, 12, 13 चैप्टर पब्लिक सर्वेंट से कनेक्ट हैं, इनसे जुड़े अपराधों से, अभियोजन से, पनिशमेंट से है। तो आपको इससे जुड़े सवाल आपको समस्यागत, यानी अगर समस्यागत सवाल पूछेगा कभी भी, मैंने 2007 और 2016 यूपी एचजेएस आईपीसी के मेंस में यहां से सवाल देखे और 2018 पार्ट 3 में भी सवाल बना इसी लोक सेवक वाले चैप्टर से। मेरे कहने का मतलब, आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट छांटने में मत फंस जाना कि यहां से सवाल बहुत कम पूछता है, ये धारणा खत्म हो रही है। क्यों ऐसा है? इतने कंपटीशन हो रहे हैं, इतने स्टेट में बच्चे जाते हैं कि लगभग हर स्टेट के क्वेश्चन समान होते चले जा रहे हैं। तो उनकी भी मुश्किल है कि क्वेश्चन कहां से उठाएं कि आप मुश्किल में पड़े। तो वो बचा कुचा कुछ नहीं सोचेंगे। मेरे कहने का मतलब है, जो पिछला जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर जो सेना से संबंधित था, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, वहां से भी सवाल आपसे पूछेगा। उसमें भी एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे अगर निर्वाचन से रिलेटेड अपराध हैं तो आपका जो माइंड सेट है वो चैप्टर नंबर 9 के साथ साथ इधर चैप्टर नंबर 9 ध्यान देगा और इधर ध्यान देगा कि धारा 169 से 77 यानी कुल 8 धाराएं, 8 धाराओं में निर्वाचन संबंधित बातें हैं और चैप्टर नंबर 9 है। उसका जो सेक्शन प्रोविजन है कहां से कहां तक, उसका डेविएशन है 169 से 177 तक। ऐसे ही सिक्कों वाले के बारे में चैप्टर नंबर 10 समझें। सिक्का गोल होता है और 10 में एक जीरो है, गोल है, ऐसे लिंक बिना लीजिए, जिससे वहां अगर ये क्वेश्चन तो सड़ेला ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से यह टॉपिक किस चैप्टर में है, बीएनएस का यह टॉपिक किस अध्याय में है। जैसे पूछे सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में जानकारी भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस अध्याय से मिलती है, तब आपको जैसे सिक्कों मिले तैसे आप चैप्टर नंबर 10 पे आ जाइए। ठीक है, 10 नंबर ही सिक्का ऐसे कुछ लिंक बनाइए, ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बता रहा। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, इसमें 2 आदमी ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़े हैं, आप इसको ऐसे ले, लोक प्रशांति के विरुद्ध, यानी जो पब्लिक पीस है, जो अचानक अशांति, बम फट गया, किसी ने सार्वजनिक स्थल पर कोई दंगा फसाद कर दिया, तो जो लोक प्रशांति भंग होती है उससे रिलेटेड जो ऑफेंस हैं वो धारा 189 से लेके 197 है। यानी इसमें भी कुल 8 धाराएं शामिल हैं, 8 धाराएं। इसके पूर्व जो मैंने सिक्कों और करेंसी नोटों के बारे में बताया, 78 से 88 यानी कुल 10 धाराएं हैं। ऐसे दिमाग में सेट कर लिए, लिंक बनाने में काम आएगा कि सर जी ने बताया था कि 10 धाराओं से बढ़कर अगर कोई व्यक्ति जाली सिक्का बनाता है, जाली स्टैम्प पेपर बनाता है, बैंक नोट को जाली ढंग से कुछ करता है, तो बीएनएस के चैप्टर नंबर 10 से गवर्न होगा, चेक किया जाएगा और एफआईआर अगर हुई तो उसको 178 से 188 सेक्शन के अंतर्गत जैसा उसने ऑफेंस किया वैसी धारा लग जाएगी। इसके अलावा पूरी संहिता खाली रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने जाली सिक्कों, जाली करेंसी नोटों, बैंक नोटों या सरकारी स्टाम्प, यहां ध्यान दें, सिक्कों 1, करेंसी नोटों 2, बैंक नोटों 3, सरकारी स्टाम्पों 4, यानी 4 चीजों के बारे में है। अगर एक्सपर्ट बढ़िया हो तो इसी में से 4 में से 3 गायब करके एक ऑप्शन केवल इसी चैप्टर पे बना दे कि सही चैप्टर का नाम क्या है। आप बहुत याद रखेंगे, सिक्को याद रखेंगे, सरकारी स्टाम्प याद रखेंगे, लेकिन चारों बहुत कम याद रखेंगे। ये जो डेप्थ में पढ़ेगा वो याद रखेगा। कभी भी लॉ का कोई भी पोर्शन सीखने के लिए आपको कहीं भी शिथिल नहीं पढ़ना है।
आप उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ रहे हैं, लास्ट की लाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सावधानी से, क्योंकि अगर जहां ढीले पड़ जाएंगे वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा और गलत हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये चैप्टर याद करते समय ये भी लोकेट कर लें कि इसमें कितने बिंदु हैं। तो 4 बिंदु हैं, जैसे दिमाग में सेट रहेगा। आपने ये भी देखा कि इसके लिए 10 सेक्शन है, कहां से कहां तक है, 178 से 188 तक। फिर उसके नेक्स्ट लोक प्रशांति के विरुद्ध 8-7 सेक्शन से जुड़ा, 89 और 8-17 8 धाराओं से जुड़ा है। लोक प्रशांति यानी पब्लिक पीस को ब्रीच जो करने वाली कंडीशंस हैं उनके विरुद्ध अपराधों के विषय में। फिर लोक सेवकों द्वारा, यानी जो सेक्शन 21 आईपीसी में लोक सेवकों का डिफिनेशन हुआ करता था, वो अब डिफिनेशन सेक्शन 2 के क्लास में आ गया है। 8 में है क्या है मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन वो डिफिनेशन चेंज हो गई है। वो लोक सेवक जो 21 प्रकार के उसमें दिए गए थे, वो सारे लोक सेवकों के द्वारा या उनसे रिलेटेड अगर ऑफेंस है तो उसके लिए चैप्टर नंबर 12 याद रखिए। यहां लोक प्रशांति है, लोक सेवक नहीं, यहां लोक सेवक है, यानी लोक सेवक को 12 नंबर याद रखिए। 12 नंबर से लोक सेवक को टैली बनाइए। और वो कहां से कहां तक है, धारा 198 से 205, यानी 2 इधर या 7 धाराओं का ये सेक्शन है, 7 धाराओं का ये चैप्टर है, सॉरी। यानी अगर कोई आपके आईपीसी की जगह पे आई हुई बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता 2023 से, पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा कोई भी ऑफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्या, डिफिनीशन पूछ रहा है, तो आपका दिमाग सेट हो जाना चाहिए कि चैप्टर नंबर 12 से सवाल बनाया है और ये निश्चित तौर पर 198 से 205 के बीच का मसला है। ये बहुत सुविधा देगा। अभी आप इसको हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए इन 358 को कम मत समझना। ये क्या कर दिया गया है, 511 को जबरदस्ती दबा के भर दिया गया है, ठूस दिया गया है, कुछ कम नहीं हुआ है। इसलिए अब मुश्किल ज्यादा हो गई। पहले सेक्शन प्रोविजन को सीधे सपाट याद करने में सुविधा थी, 354 का कैपिटल ए कैपिटल बी, अब इसके लिए उसने सेक्शन अलॉट कर दिए हैं, 78 79 है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक बार में तो होने वाला नहीं भाई। कोई भी लड़का जो कंपटीशन में अच्छा रेंज लेता है और फाइनली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जूनियर डिवीजन में सिविल जज या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनता है, उसके में जो तैयारी का आधार क्या होता है, पूरा सेमेस्टर पढ़ा, फिर एलएलएम किया, फिर उसने कोचिंग करी। यहाँ 4 महीने में आपसे पढ़वा के टेस्ट लेने जा रहा है, बहुत गलतियां होंगी। मैं कह रहा हूं अगर आपने ट्रिक से नहीं पढ़ा तो आपको लुटवा के मारेगा, ये इतना आसानी से लेने वाली लाइन है। आइए चैप्टर नंबर 13, यह भी, यानी आप 12-13 को लोक सेवक से लोकेट कर लीजिए। क्या है, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान, यानी इसमें कंटेम जुड़ा है। कंटेम एक शब्द, इसी से पकड़िए, ये लिंकिंग वर्ड है। अवमान के विषय में, यानी अगर किसी लोक सेवक का अपमान किया जाता है उसके कार्यवाही में, जैसे मान लीजिए जज साहब मुकदमा दे रहे हैं, सजा सुना रहे हैं, जो एक्यूज है उन्हीं को गाली गलौज करने लगा, हाथ उठा दिया कोर्ट साहब के ऊपर, या वो जो पुलिस वाले पकड़ के बेचारे उसको ले जा रहे हैं उसी के ऊपर चढ़ बैठा, तो ये सब ऑफेंस अगर करेगा तो चैप्टर नंबर 13 सक्रिय हो जाएगी और धारा 206 से 226, यानी इसमें कुल 20 धाराएं हैं। 20 धाराओं में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के कार्य में बाधा, अपमान, कुछ भी अगर करता है तो यहां से गवर्न होगा। अगर झूठी गवाही देता है तो इसके जस्ट बाद वो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 14, जो झूठी गवाही, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे सवाल आते हैं। और एचजेएस में लोक न्याय के विरुद्ध, एचजेएस 2014 मेंस में ये सवाल आया यहां से, यानी 5 नंबर का सवाल यहां से भी अगर पूछे तो चैप्टर नंबर बदल गया है। और सेक्शन नंबर ध्यान दें, 227 से 269, अच्छा खासा सेक्शन है इसमें। कितना महत्वपूर्ण बात है, अगर हम इसको माइनस कर दें तो 9 में से 7 गया 2 और यहां बचा 5 नहीं 6 में से 2 गया 4, 42 धाराएं दी गई हैं मिथ्या गवाही के लिए और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के लिए। पूरे संहिता में 42 धाराएं सुपुर्द की गई हैं चैप्टर नंबर 14 के लिए, दिमाग में बैठाते जाइए। फिर आता है लोक स्वास्थ्य, यहां से प्री में 1-2 सवाल जरूर रहता है। मान लीजिए कोई तालाब है, जानबूझ करके तालाब का पानी पशु भी पीते हैं और तालाब ऐसा है, इतना स्वच्छ है कि गांव के लोग भी उसको धोने और या पानी के पीने के रूप में उपयोग लेते हैं, ऐसा हो सकता है। उस तालाब में कोई जहर मिलाए या उसको पोल्यूट करे, या जैसे कोरोना फैला था,
चिकनगुनिया फैला हुआ है या कोई महामारी, तो लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में, इससे अगर रिलेटेड ऑफेंस है तो पूरे भारतीय न्याय संहिता में सारी जगह नहीं जाना है, आपको केवल चैप्टर नंबर 15 पे आ जाना है। और ध्यान कहाँ देना है, 270 से 297 घटाइए, 7 में से 0 गया 0, 9 में से 9, यानी 7 में से 0 निकल गया 7 बचा, और 9 में से 7 गया 2, 27 सेक्शन दिया गया है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये इसलिए परास बता रहा हूं, डेविएशन इसलिए बता रहा हूं जिससे दिमाग में सीक्वेंस बने कि कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे कम, कैसे क्या, तो आप वहां थोड़े से समय में 2 मिनट समय मिलता है। प्री का सवाल हल करने के लिए 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। आप समझ रहे, 150 क्वेश्चन आपसे एपीओ में पूछता है और आपको देता कितना है, 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 150 सवाल हल करने हैं। दिमाग दौड़ाइए, सोचने का समय है क्या? इसलिए जल्दी जल्दी चीजें कवर होंगी, वो माइंड में तब याद रहेंगी सही जब सही पढ़ी गई होंगी, सही लिखी गई होंगी, मेहनत को किया गया होगा, मटर गश्ती नहीं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 16। यहां ध्यान दीजिए, ये बात करता है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। यानी अगर रिलीजन घुसा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी, अगर उसमें धर्म से, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये सब आया, तो आप फट से समझ जाइए कि चैप्टर नंबर 16 सक्रिय हो गया है। और 298 से 302, 2 सेक्शन इधर, 2 सेक्शन, यानी 4 सेक्शन मात्र, 4 धाराएं मात्र हैं जो चैप्टर नंबर 16 को डेडिकेट करती हैं। 298 से 302 बस। पुराने वाले को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पुराना मर्डर के लिए पनिशमेंट का प्रावधान हुआ करता था, वो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय से कनेक्ट हो गया है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है संपत्ति। ये जो चैप्टर नंबर 17 है, आप लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद के बाहर इंपॉर्टेंट। मतलब ये अगर नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ऐसे कर सकते हैं, कोई लड़का जो 20 चैप्टर है, केवल चैप्टर नंबर 17 पढ़ के अगर चला गया, और शुरू का जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर, यही 2 चैप्टर अगर पढ़ के चला गया तो आईपीसी में नंबर लेके चला आएगा, सॉरी बीएनएस में। क्यों? ये 17 चैप्टर इतना बड़ा है कि इसमें कुल 10 टॉपिक है। क्या है? संपत्ति, कहते हैं जर, जोरू और जमीन। जर भी क्या है, जोरू भी क्या है? जोरू तो हालांकि मानव है, जोरू का मतलब पत्नी। जर, जोरू, जमीन। जर और जमीन, झगड़े में जमीन का सबसे बड़ा रोल है, यानी प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस सबसे ज्यादा होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। ये बीएनएस क्लियर करता है अपने 10 टॉपिक के माध्यम से कि बीएनएस जितने प्रकार के ऑफेंस कवर करता है, उसमें कुल 10 प्रकार के संपत्ति से जुड़े अपराध हैं। पहले क्लियर कर लेते हैं वो क्या क्या है। नंबर 1 पर है चोरी, नंबर 2 पे है एक्सटॉर्शन, नंबर 3 पे है लूट, नंबर 4 पे है डकैती, नंबर 5 पे है आपराधिक दुर्विनियोग, नंबर 6 पे है आपराधिक न्यासभंग, नंबर 7 पे है चुराई हुई संपत्ति अपने पास रखना, नंबर 8 पे है चीटिंग, नंबर 9 पे है, इधर आइए, यहां इसी स्लाइड में इधर लिख दिया, कपटपूर्ण विलेखों, सॉरी गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, 7 के बाद 8 है, हाँ, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति जो अपनी वसीयत अपने नाम चढ़वा ले कपटपूर्ण ढंग से, ये ठीक है। और उसके बाद ये हुआ 9वां, और ये 10वां हुआ रिस्टी, यानी किसी की फसल बर्बाद कर देना। और 10 टॉपिक, हालांकि टॉपिक 10 है, क्योंकि लूट और डकैती एक में जोड़ दिया है, तो आप अगर इसके टॉपिक पे गौर करेंगे, संपत्ति से रिलेटेड ऑफेंस जो चैप्टर नंबर 17 है, उसमें कुल 10 टॉपिक है, और 10 टॉपिक अपने आप में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या है, ऑफेंस है, ऑफेंस नेम है, उस पर चार्ज फ्रेम होता है। यानी कोई चीटिंग की तो सेक्शन पहले क्या लगता था, अगर कोई सेक्शन की 315 में छल डिफाइन था, 415 और 420 लग जाता था। ऐसे ही अब अगर कोई चीटिंग करेगा तो 318 और 19 सक्रिय हो जाएगी, यानी एफआईआर अगर पनिशमेंट 319 में होगा तो ये लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर सब बदल गए हैं, इसलिए इसको दिमाग में टिकाने के लिए बार बार करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 17 है, जिसमें कुल 10 टॉपिक है। इसके पिछले वाले क्लास में जो हम बताए थे 6 या 7 टॉपिक मैक्सिमम था, लेकिन इसमें 10 है। और 10 कहां से कहां तक है,
यही मैंने यहां लिखा है। नंबर एक, चोरी, जो पुराने आईपीसी में 378 से शुरू होता था और आगे बढ़ता था, अब ये देखिए घट के कितना हो गया, 303 से 7, केवल 4 धाराएं सुपुर्द है। ऐसे ही एक्सटॉर्शन के लिए देखिए केवल सिंगल धारा है, यानी पहले तो कंफ्यूजन हो सकता था, उद्यापन कई प्रकार के अलग अलग सेक्शन में थे, अब 308 के क्लाज में वो सारे सेक्शन कर दिए गए हैं, लेकिन मूल एक्सटॉर्शन का जो सेक्शन है वो क्या है, 308, और चैप्टर नंबर क्या है, 17 ही, इसी 17 में सारे ऑफेंस हैं। उसके बाद लूट और डकैती, 4 सेक्शन इसके लिए भी है, 309 से 313, यानी अगर लूट या डकैती के बारे में बात की जा रही है तो केवल इतने में सोचना है, 309 से 313 के बीच में, इसके आगे पीछे नहीं। फिर अगर आपराधिक दुर्विनियोग है तो 314-15, केवल इसी 2 सेक्शन में सोचेंगे। ऐसे ही आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर सोच रहे हैं तो केवल एक सिंगल सेक्शन है एक्सटॉर्शन की तरह, जैसे 308 था, ऐसे यहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए 316 है, 316। ऐसे चुराई हुई संपत्ति जो 414 हुआ करती थी, इसमें 317 सिंगल वे में है। ऐसे ही चीटिंग के लिए 415, 420, ऐसे ही यहां क्या है, ध्यान दीजिए, 318, 319, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां छल से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आता है जो 320 से 23, यानी 3 धाराएं इसमें शामिल हैं। अगर कपट पूर्ण विलेख, यानी किसी के जाली जो बैनामा है अपने नाम करवा लेना, वसीयत किसी के नाम है अपने नाम करवा लेना, ये सब काम अगर कपटपूर्ण विलेख से संपत्ति हथियाया है तो 320 से 323, यानी ये 3 धाराएं सक्रिय हो जाएंगी। अगर किसी ने किसी की फसल या कोई नुकसान पहुंचाया है वस्तु का, चल अचल चल संपत्ति का, तो उसमें 324 जो 425 हुआ करती थी, पहले 425 आईपीसी में रिस्ट्री डिफाइन थी, जो घटा करके 324 में है, और चैप्टर नंबर यही है 17।